जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में डिस्काउंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आसान क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बड़े ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे और एक से एक बेहतरीन सवाल जो आपके एसएससी में, रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ामों में, यूपी पुलिस, यूपीएसआई हर एग्ज़ाम में आएंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दोस्तों, एक दुकान में एक घड़ी की कीमत 825 रुपये की पर्ची लगी हुई है। दोस्तों, किसी वस्तु पर जो पर्ची लगी होती है वो पर्ची उसका अंकित मूल्य होता है। किसी वस्तु पर यदि कोई हमने पर्ची लगा दिया है तो पर्ची का मतलब हमने उसके ऊपर कोई दाम लिखा है, वही मूल्य क्या होता है, वही मूल्य अंकित मूल्य होता है। हम जिसको एमआरपी बोल देते हैं या इसको हम लोग मार्क प्राइस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस यानी कि एमपी कितना दिया गया है, तो ये आपका जो एमपी दिया गया है वो मार्क प्राइस कितना है। तो यहाँ दोस्तों मार्क प्राइस दिया गया है आपका 825 रुपया, यानी कि 825 रुपया ये वस्तु पे लिखा हुआ है। और यहाँ दोस्तों यहाँ बट्टा दिया गया है, 20% का बट्टा देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। दोस्तों, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है हमें निकालना है। और यहाँ डिस्काउंट कितना दिया गया सवाल में, डिस्काउंट दिया गया यहाँ पे दोस्तों, डिस्काउंट की वैल्यू है 20%। और यहाँ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमें सवाल में दिया है 10%। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात हम लोग जानते हैं कि एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है तो सेलिंग प्राइस बनता है। एमआरपी पे डिस्काउंट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस बनेगा, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लेने के बाद सेलिंग प्राइस बनेगा। हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक बार फिर देखते हैं दोस्तों मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो मार्क प्राइस पर यदि D% का डिस्काउंट है तो यहाँ 100 माइनस D% क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक। और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा। अगर P% का प्रॉफिट है तो यहाँ 100 प्लस P% ये क्या बन गया आपका, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। दोनों वैल्यू बराबर हो गई। मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट देंगे तो बनेगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लेंगे तो बनेगा सेलिंग प्राइस। दोनों वैल्यू सेलिंग प्राइस की बनती है, तो दोनों वैल्यू को हम लोग बराबर करते हैं। दोस्तों यहाँ से यदि मैं परसेंट को हटा दूँ, यहाँ पे यदि हम परसेंट को हटा दें तो यहाँ बटे में क्या आ जाता है, बटे में यहाँ पे दोस्तों 100 आ जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस बनेगा, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बनेगा। दोनों बन के सेलिंग प्राइस, दोनों को हम बराबर करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे कितना है, अब 825 रुपये इसका मार्क प्राइस है और यहाँ 20% डिस्काउंट है, 100 में 20 कम, यानी 100 रुपये की वस्तु में हम 20 रुपये कम पे सेल करते हैं। यानी कि अगर 20% का डिस्काउंट है तो 80% क्या बनेगा, मार्क प्राइस का 80% बनेगा सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, हमें कॉस्ट प्राइस को निकालना है और यहाँ 10% का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट 10% का है, 100 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों, 110% क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 110% सेलिंग प्राइस हो गया। और यहाँ एमआरपी का, एमपी का 20% डिस्काउंट मिला, 80% ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। दोनों बन गए सेलिंग प्राइस, दोनों को हमने यहाँ पर बराबर किया। बराबर में परसेंट कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 11 से 7 बार जाएगा 77, 5 बजा 11 पंजे 55, 8 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू बन गई 600 रुपये। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 600 रुपये। यानी कि वो वस्तु कितने में ली गई थी, वो वस्तु दोस्तों 600 रुपये में खरीदी गई है। दोस्तों यहाँ 8 पने 40 4, हाँ 600 आएगा दोस्तों। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों 825 रुपये वस्तु पर लिखा हुआ है, ये एमआरपी हो गया। अब इसी पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 100 में 20 कम तो 80% पे वस्तु
बेची गई होगी। अब हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है। अगर 10% का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस का 110% क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया। बराबर में परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 11 7 70 क्या बनेगा? 5 11 पंजे 55, 8 पंजे 40 4, 8 7 56 4 60, यानी 600 रुपये क्या आ गया? 600 रुपये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। यानी वस्तु कितने की थी? वस्तु को हमने कितने में खरीदा? तो वस्तु को हमने खरीदा है 600 रुपये में। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, बात सब लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब यहाँ सवाल में क्या है? हाँ दोस्तों, यदि इसका सेलिंग प्राइस पूछे कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो दोस्तों अगर 600 में हमने वस्तु को खरीद लिया है, अब यहाँ 10% का प्रॉफिट है तो इसी का 110% कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यही सेलिंग प्राइस से कितना आएगा? सेलिंग प्राइस का बनेगा 660 रुपये। या दोस्तों ये 825 रुपये है। अगर इसी पर हम 20% का हम डिस्काउंट दे दें, यानी इसी का हम यदि 80% निकाल लें, यानी 20 100 80 और यहाँ 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे हम इसको, 5 एकम 5 3, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, यहाँ पे 4 पंजे 20 2, 64 और 66 660। यानी कि दोस्तों अगर सेलिंग प्राइस निकालना होता तो हम सीधे सीधे ये MRP पर 20% का डिस्काउंट देके भी हम निकाल लेते, या कॉस्ट प्राइस मिलने के बाद 10% का प्रॉफिट लेते, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें निकल जाती दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 600 आएगा दोस्तों। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 660 आएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों वस्तु पे कितना लिखा हुआ है? 500 रुपये लिखा हुआ है, तो आपका MRP कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। अब MRP पर डिस्काउंट कितने का है? 10% का है, तो इसे MRP का 90% लेंगे, क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस बनेगा। यानी ये बन गया विक्रय मूल्य। बन गया विक्रय मूल्य। हम लोग ये बात जानते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे लाभ कितने का है? क्रय मूल्य पे लाभ 20% का है, तो क्रय मूल्य का दोस्तों 120% क्या बनेगा? ये भी बनेगा सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बनेगा। क्रय मूल्य पे 20% का लाभ, क्रय मूल्य का 120% लेंगे, ये बनेगा विक्रय मूल्य। दोनों वैल्यू विक्रय मूल्य की है, दोनों को हमने बराबर किया। बराबर में परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 30 3 90, 30 चौक 120, और यहाँ 4 से काटेंगे दोस्तों तो ये 125 चौका 500 होता है। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 पंजे 15 से लगाए, 12 36 37, 375 रुपये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों कि एक ऑटो व्यापारी है जो कार के अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है और उसको 10% का लाभ भी होता है। यदि इसका सूची मूल्य इतना दिया गया है तो क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों ये बात हम जानते हैं, ये अंकित मूल्य हमें दिया गया है, अंकित मूल्य हमको दोस्तों दिया गया है। अब इसी अंकित मूल्य पे हम 12% का डिस्काउंट, यही 100 में 12 कम, तो 88% पे वस्तु बेची गई होगी, या ये सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों 10% का लाभ हुआ है। लाभ किस पर होता है? तो लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पर, यानी कॉस्ट प्राइस CP पर 10 का लाभ, तो 110% क्या बन गया? आपका सेलिंग प्राइस बन गया दोस्तों। यानी कि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य बनेगा, क्रय मूल्य पे लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य बनेगा। दोनों वैल्यू बराबर किया, बराबर में परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बनेगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये? हाँ दोस्तों हैंग हो गया ये, 1 मिनट करेंगे इसको भी। हाँ दोस्तों ये 0 0 कैंसिल बनेगा। 1 सेकेंड, ठीक, 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 11 88 हो गया, तो यहाँ पे CP कितना आएगा? CP कितना आ गया आपका? ये 0 0 0, 8 6 48,
4, 1298 और 4 100, ये बन गया आपका है, यानी 100800। दोस्तों अब यहाँ पे ये ऑप्शन, अगर दोस्तों 0 कम कर दें या यहाँ 0 बढ़ा दें तो आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर समझते हैं। ये आपका क्या है, तो ये आपका मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस पर यहाँ डिस्काउंट कितना दिया गया, 12%। यहीं 100 में 12% कम करेंगे, 88 बेचा गया होगा। और सीपी पे लाभ कितना हुआ है, सीपी मतलब सामान कितने में खरीदा गया है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पे 10 का लाभ है, क्रय मूल्य का 110%, यानी 100 पे 10 बढ़ा के ये बन गया सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस बराबर किया, ये 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, 1188। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, सीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो सीपी कितना बनेगा, 8 6 48, 4 12 98 4 100, ये वैल्यू क्या बन गई आपकी, ये वैल्यू बन गई सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि सामान इतने रुपए में हमने खरीदा है। ठीक दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य का मतलब उस वस्तु पे जो मूल्य हमने लिख दिया है। निर्धारित मूल्य का मतलब दोस्तों इसका एमआरपी, मार्क प्राइस। ठीक, हमने इस पे कितना मार्क किया है, मार्क प्राइस इसका 275, और इसी पर दोस्तों 5% का डिस्काउंट दिया। अगर 5% का हमने डिस्काउंट दिया है तो इस बात का मतलब क्या हुआ, 95% पे ये वस्तु हमने बेच दी होगी। अब दोस्तों यहीं पे क्या हुआ है कि हमें 4.5% का लाभ भी हुआ। ठीक, अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस पर लाभ होता है 4.5% का, 100 में 4.5 जोड़ेंगे 100 ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 0, दोनों इससे कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाया हमने, 1 0 और आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम 11 से काट देंगे, 11 दूनी के 22 और 11 पंजे 55, और यहाँ से 11 से 9 बार जाएगा, 11 99, 5 104, ठीक 55, 9595 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों सीपी कितना आएगा, ये नीचे 10 है, 10 का 25 में गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितना बना, 250 बना, यानी वस्तु कितने में ली गई थी, वस्तु ली गई थी 250 रुपये में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं, अच्छे ढंग से अभ्यास करेंगे तो इन चीज़ों को सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो एग्ज़ाम में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को कर पाएंगे। इसीलिए इस सेशन में आपकी प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ भी सवाल में क्या कहा गया है, 840 रुपये क्या है, 840 रुपये ये वस्तु पे लिखा गया है, और इसी वस्तु पर 20% का बट्टा दिया गया है, फिर भी 12% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों बट्टा किस पर मिलता है, बट्टा मिलता है अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य पे 20% का हमें डिस्काउंट मिला है, तो इसी अंकित मूल्य का 80% क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। और दोस्तों ये बात हम जानते हैं, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होने के बाद हम सामान बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कितने का है, 12% का है, कॉस्ट प्राइस का 112%, ये बनेगा सेलिंग प्राइस। दोनों वैल्यू क्या बन गई, सेलिंग प्राइस बन गई। दोनों वैल्यू को हमने बराबर किया, बराबर में परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा दोस्तों। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112, 7 से ये वैल्यू काट देंगे 120 बार, तो 12 पंजे 60, कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आपका कितना आया, 600 रुपये आया, यानी वस्तु कितने में ली गई थी, वस्तु ली गई थी 600 रुपये में। तो दोस्तों हमने सवालों को समझ लिया है कि हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा आपका किस चीज़ पे, एमआरपी पे। एमआरपी पे डिस्काउंट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस बन जाता है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस बन जाता है, दोनों बन गए सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर किया, तो यहाँ से दोस्तों गुणा भाग करके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, 850 रुपये
लागत वाली वस्तु पर 5% और 10% के दो बट्टे मिलते हैं, तब वस्तु की वर्तमान लागत कीमत यानी वर्तमान कीमत कितनी है, यानी कि वर्तमान कीमत अब दोस्तों में निकालना है। तो दोस्तों 850 रुपये है। अब इस पर 2 डिस्काउंट मिलता है। एक डिस्काउंट 5% का, 100 में 5 कम करेंगे, डिस्काउंट का मतलब छूट। अगर 100 में 5 कम करेंगे दोस्तों तो इसी का हम लेंगे 95%। अब उसके बाद एक डिस्काउंट और मिला है, वो कितने का है, वो 10% का है। तो इसी की वैल्यू कितनी बन गई, 90% बन गई दोस्तों। अब आगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है कि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 25% का लाभ होता है। अगर अंकित मूल्य 50 है दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल है। 50 रुपये पर अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट दिया गया, तो अंकित मूल्य के 90% पे वस्तु बेची गई होगी। अब दोस्तों प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। क्रय मूल्य पे कितना प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट 25% का है, यानी परसेंट मतलब 100 में 25 बढ़ा के वैल्यू कितनी बन गई, 125% बन गई। तो दोस्तों ये अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य पे 10 का डिस्काउंट दिया, तो अंकित मूल्य का 90% बन गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे 25% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य का 125% ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। दोनों को हमने बराबर किया। दोस्तों कोई भी दुकानदार जब सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पे बट्टा देकर बेचता है, सामान्य प्रक्रिया है, और क्रय मूल्य पर लाभ लेकर बेचता है। इसीलिए क्रय मूल्य पे लाभ लेंगे तो बनेगा विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पे बट्टा देंगे तो बनेगा विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य बन जाता है। तो दोनों वैल्यू को हम लोग बराबर कर लेते हैं दोस्तों। बराबर में परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ 25 दूनी के 50 और 25 पंजे 125, और यहाँ 5 से दोस्तों 18 बार जाएगा, तो 18 दूनी के 36, ये 36 वैल्यू क्या बनेगी, ये आपकी सीपी बनेगी। यानी कि वस्तु को कितने में खरीदा गया है, वस्तु को 36 रुपये में खरीदा गया। यानी जिस वस्तु पर 50 रुपये लिखा हुआ था, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी अगर 25% का लाभ होता है तो वस्तु हमने 36 रुपये में खरीदी है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर 8% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु पर 250 रुपये लिखा हुआ है तो लागत मूल्य कितना हुआ। बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों। अंकित मूल्य पे यानी एमपी पर, एमआरपी पर अब डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला है 8% का, तो एमआरपी का 92% क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। दोस्तों क्रय मूल्य पे लाभ होता है, सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे 8% का लाभ, यह 100 में 8 बढ़ा के तो कॉस्ट प्राइस का 108% लेंगे, ये बनेगा सेलिंग प्राइस। दोनों बन गया सेलिंग प्राइस, दोनों को यहाँ पे हम लोग बराबर करने वाले हैं। तो बराबर में परसेंट से परसेंट वैल्यू कैंसिल होगी दोस्तों। अब यहाँ पे हमने देखा कि दोस्तों क्या बनेगा ये, अब यहाँ से आगे सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, ठीक, आगे सवाल सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। डाटा यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये 18 छक्का 18 पंजे। दोस्तों यहाँ पे डाटा में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। हाँ दोस्तों लाभ कितने हो रहा है, अच्छा सॉरी, लाभ यहाँ पे जो हो रहा है ना, लाभ हो रहा है 15% का। दोस्तों लाभ कितने का हो रहा है, लाभ 15% का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का 115% क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस का 115% सेलिंग प्राइस बनेगा। दोस्तों परसेंट से परसेंट काटेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 5 से वैल्यू कितनी बार जाएगा, 50 बार, 50 चौका 200, यानी 200 रुपये क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस का बनने वाला है। यानी वस्तु कितने में ली गई है, तो वस्तु दोस्तों 200 रुपये में खरीदी गई है। नीचे से खोलो। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है
कि एक वस्तु पर इस प्रकार अंकित किया गया है कि यहाँ वस्तु पर 15% का बट्टा देने के बाद भी 27.5% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 200 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा? दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि MRP पर डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ 15 का डिस्काउंट, तो इसी MRP के 85% पे ये वस्तु बेची गई होगी। अब दोस्तों, अब MRP पर डिस्काउंट मिल गया, ये बन गया सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 200 है। अब इसी पे अगर 27.5% का लाभ है, यानी इसी का 127.5% हम लेंगे, तो ये भी बनेगा सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस बन गए। हम यहाँ से दोनों को बराबर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब यहाँ से हम गुणा भाग कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। बिल्कुल, अब ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ सवाल में कहा गया है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% के डिस्काउंट पे वो खरीदता है और 20 यदि वो 20% के डिस्काउंट पे खरीदता तो 125 रुपये कम मिलते। तब वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? दोस्तों, अगर इसी अंकित मूल्य के 10% के डिस्काउंट पे वो वस्तु खरीदे और इसी अंकित मूल्य के अगर वो 20% के डिस्काउंट पे वस्तु खरीदे, तो दोस्तों वस्तु में अंतर कितने रुपए का आता है? 125 रुपये का आता है। दोस्तों, अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ 20 का दे रहा है, तो यदि यहाँ को 10% जब वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, अगर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है तो उसे कितने रुपए कम देने पड़ रहे हैं? तो उसे 125 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि 10% की वैल्यू 125 के बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों 100% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2250। यानी कि डायरेक्ट यहाँ से हम लोग MP यानी कि मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया? बी ऑप्शन आ गया। एक बार फिर समझते हैं दोस्तों, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यदि यही डिस्काउंट 20% का मिले, यदि यही डिस्काउंट 20% का मिले तो 125 रुपये वस्तु कम में मिलती है। इसका मतलब क्या होगा? जो इन्हीं का डिफरेंस है दोस्तों 10%, वही 125 के बराबर है। वही 125 के बराबर है। हम 10% ज़्यादा देते हैं तो 125 रुपये हमें कम में वस्तु मिलती है, यानी कि 10% की वैल्यू 125 के बराबर है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू दोस्तों 2250 के बराबर होगी। अब डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे मिलता है, इसलिए यहाँ पे 100% की वैल्यू मार्केट प्राइस की वैल्यू होगी, MP की वैल्यू होगी, जो कि 2250 है। ऑप्शन नंबर बी। सवाल समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।